जय हिंद दोस्तों। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी डिस्कस करने वाले हैं, जो भारत के संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक रहता है। तो चलिए बिना समय गवाते स्क्रीन पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। भारत और राज्य क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल कलर ले लेते हैं, रेड ही है ना। यहाँ पर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बात करता है। आर्टिकल 1 बात करता है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में यहां पर डिस्कस किया गया है। पहला कि टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज डेट मे बी द एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। कि मतलब जो स्टेट हैं वो यहाँ पर अभी भारत में 28 राज्य हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूं तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं कि जो अधिग्रहण किए जाते समय विशेष रूप से भारत का क्षेत्र भारत के संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि उत्तरार्ध में केवल राज्य शामिल है, जबकि उसके बाद में राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल किए गए थे, जो किसी भविष्य में किसी भी समय भारत द्वारा अधिकृत किए जा सकते हैं। ऐसा कहता है आर्टिकल 1 के बारे में। आगे की बात करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बात की थी, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेशल स्टेटस दिया गया जम्मू कश्मीर को 17 नवंबर 1959 को, और आर्टिकल था 370, और ये इफेक्ट में आता है जनवरी 26 को, और ईयर था 1957। लेकिन आपको याद होगा एस्पेरेंट, इसको ये जो स्टेटस दिया गया है ये 2019 में 2019 में क्या कर दिया गया? आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया। इतना आपको पता होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि एट एनी टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कंपेयर्ड टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स। नेक्स्ट क्या था नाम, जिसका नाम था ब्रिटिश प्रोविंस, जिसके अंडर में लगभग 11 स्टेट्स आते थे, और दूसरा जो था वो था प्रिंसली स्टेट्स। दूसरा क्या था? प्रिंसली स्टेट, जो रूल्स करते थे वहां के नेटिव रूरल्स या प्रिंसेस, ठीक है। और जो ब्रिटिश प्रोविंस था ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत में आता था। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया है इसका, द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यहाँ पर पास किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, और इंडिया को 2 डोमिनियन स्टेट्स में या सेपरेट डोमिनियंस में बांट दिया जाता है, जिसका नाम, एक का नाम इंडिया डेट इज भारत और दूसरे का नाम पाकिस्तान रख दिया गया। और जो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे वो ज्वाइन करने लगे इंडिया को और ज्वाइन करने लगे पाकिस्तान, मतलब उनको छोड़ दिया गया, या रिमेन इंडिपेंडेंट, कि आप या तो इंडिया में आ सकते हैं, या तो आप भारत के भाग में आ सकते हैं, या तो आप पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं, या तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो यहीं पर आगे कहानी स्टार्ट होगी, है ना। ऑफ द 552 प्रिंसली स्टेट्स सिचुएटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, लेकिन उसमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, लेकिन 3 रियासत, एक तो हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर, ये क्या कर दिए? रिफ्यूज कर जाते हैं इंडिया में जाकर, मतलब भारत में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। जब भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया तो आगे की बात करते हैं फिर यहां पर हुआ क्या? हाउएवर इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया और पुलिस के साथ कार्रवाई के माध्यम से सबसे पहले हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया जाता है, फिर उसके बाद जूनागढ़ को भी कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर को भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये चर्चा में रहता है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा मिला लिया गया है। फिर इसके बाद बात करते हैं जो आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 2 बस इतनी सी बात कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, कि जो नए राज्य हैं उनका प्रवेश या स्थापना के बारे में बात
करता है। और वहीं पर आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 बात कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन या अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, कि जो पहले से उपस्थित राज्य हैं उनका अगर नाम चेंज करना है तो ये कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है। किसको ऑथराइज करता है? ये पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है। ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वह किसी भी उपस्थित राज्य का नाम बदल सकती है, उसका क्षेत्र को बदल सकती है, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है, मतलब अल्टर कर सकती है। जैसे कहते हैं ना अल्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, अल्ट्रेशन का मतलब बाउंड्री अल्टर कराना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, व्हाट इज द प्रोसीजर चेंजिंग इन नेम ऑफ द स्टेट्स, कि सबसे पहले चेंज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और एक बार पारित होने पर यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद जो ये स्टेट को, इसके द्वारा जो राज्य विधानसभा, इसका मतलब है कि राज्य के लोग राज्य सरकार को राज्य के नाम को बदलने के लिए भारत सरकार के समक्ष मामला रखने के लिए अधिकृत करते हैं, और इस बदलाव में राज्य के नाम में हिंदी अनुवाद भी शामिल हो सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा केरल का नाम केरलम होने जा रहा है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या है, बशर्ते इसका उद्देश्य है कि प्रेसिडेंट कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश को छोड़कर संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। मतलब आर्टिकल 3 में अगर आप कोई बिल पेश कर रहे हैं तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होना जरूरी है, तभी आप पेश कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको पेश नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं इसकी, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, कि जहां विधेयक में निहित होगा प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र में या सीमा के नाम को प्रभावित करता है तो इस अवधि के भीतर राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विचार व्यक्त करने के लिए विधेयक को भेज दिया जाएगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं एकदम आसान से समझाता हूं इसको। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि इस प्रावधान के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो जो प्रस्ताव दिया है, इस प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए विधेयक को राज्य विधानसभा के पास भेजते हैं कि भाई अगर आपका स्टेट का नाम बदल रहा है, अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप हम लोगों को बता दीजिए, हम उसको चेंज कर लेंगे। आपके रिकमेंडेशन को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। फिर आगे की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यह क्या कहता है कि जब एक ऐसा विधेयक पास हो जाएगा तो पास होने के बाद यह कहां पर भेजा जाएगा, भारत की संसद में विधेयक को पेश किया जाएगा और वहां पर पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति की सहमति के पास भेजा जाएगा। यहां पर जो मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, साधारण बहुमत। यहां पर किसकी? साधारण बहुमत की जरूरत होती है, केवल साधारण बहुमत के द्वारा ही बिल पास हो जाता है। फिर इसके बाद की बात करते हैं नेक्स्ट की, आर्टिकल 2 और 3 में 4 की। आर्टिकल 2 और 3 का जो बिल है उससे रिलेटेड आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर कोई बिल आर्टिकल 2 या 3 से रिलेटेड है उसमें अमेंडमेंट किया जाता है तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा, उसको ऐड नहीं किया जाएगा 368 में, 368 में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि धर आयोग, जब देश का इंटीग्रेशन होने लगा देश बनने लगा तो एस के धर की अनुशंसा की, या एस के धर इसके अध्यक्ष रहे हैं। एस के धर है ना, एस के धर की अनुशंसा या बैठक में क्या कहा गया, यहां पर कहा गया कि जो इंडिया हैज प्रोली एडहॉक अरेंजमेंट देयर हैज बीन अ डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रीजन पर्टिकुलरली साउथ इंडिया फॉर रिकॉर्डिनेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठ रही है। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मना कर दिया। तो धर कमीशन ने भी कहा था कि सर अगर आपको राज्य बनाने हैं तो भाषा के आधार पर नहीं बनाने हैं, और इन्होंने भी कहा कि जेबीवी कमेटी ने कि अगर आपको स्टेट बनाने हैं तो भाषा के आधार पर मत बनाइए, भाषा के आधार पर मत बनाइए। ठीक है कब होती? जून 1948 में। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने कहा कि जो भाषाई आधार हैं, जो लैंग्विस्टिक बेसिस हैं,
या लैंग्विस्टिक फैक्टर हैं, उनके आधार पर आप स्टेट का फॉर्मेशन मत करिएगा। आप जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर करना होगा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करिएगा। फिर इन्होंने बताया जो जेबीपी कमेटी थी, मतलब इससे क्या हुआ, पूरे देश में बहुत आक्रोश हो गया और 1948 में कांग्रेस ने एक भाषाई प्रांत की समिति के पुनर्गठन प्रश्न के नए सिरे से जांच की गई और ये जेबीपी समिति बना दी गई। जेबीपी का मतलब, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, और वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, और सी का मतलब पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया इसमें शामिल थे, इसलिए इसको जेबीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको क्या नाम से जाना जाता है, जेबीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और फिर यहां पर क्या होता है कि पहली बार क्या कि इसने अप्रैल 1914 में, किसने की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जेबीपी कमेटी की। अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने कहा कि सर जो भाषा के आधार पर या लिंग्विस्टिक बेस पर आप बना रहे हैं उनको आप नहीं बनाइएगा, लेकिन वायलेंस जो थी, गतिविधियां जो थी, हिंसात्मक गतिविधियां, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए पहली बार अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मजबूरन आंध्र स्टेट को क्या बनाया गया, पहली बार भाषा के आधार पर राज्य बनाना पड़ा। जो पहली बार भाषा के आधार पर राज्य बना, इसमें जो मद्रास से तेलुगु भाषी लोग थे उनको यहाँ पर अलग स्टेट दे दिया गया। मतलब एक नया बीज सरकार ने यहाँ पर बो दिया, क्योंकि जब अभी तक कुछ लोग दबे बैठे थे कि चुप बैठे थे कि रहने देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब सरकार ने कह दिया कि जब आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एक व्यक्ति हैं श्री रामुलु पोटी, उनकी डेथ हो जाती है 56 डे के, वो डेथ स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और सरकार को लगा कि उठ जाएंगे, लेकिन वो पास कर गए, एक्सपायर हो गए। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये सारी गतिविधियां मैंने आपको बताई। फिर बात करते हैं, ये पोटी श्री रामुलु है, यहाँ की डेथ हो गई, इसके कारण ये सब काम करना पड़ा। इनकी डेथ जो होती है वो 56वें दिन हो जाती है। फिर आगे की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर एक और आयोग बनाया गया, इसको बोलते हैं फजल अली आयोग। इसको स्टेट ऑर्गेनाइजेशन आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं वो जस्टिस फजल अली हैं। इसमें दो और सदस्य भी हैं, एक तो हृदयनाथ कुंजरू और एक के.एम. पन्नीकर। इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के निर्माण ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए अलग क्षेत्रों की मांग को तेज कर दिया गया है, कि सब लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा भी भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर राज्य अलग बनाना होगा। तो पहली बार इसको जब किया गया अपॉइंट, तो दिसंबर 1953 में अब किया गया, और इसमें 3 मेंबर्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसको फजल अली आयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी अध्यक्षता जस्टिस फजल अली साहब ने की थी, है ना। इसने क्या किया, इन्हें पूरे प्रश्न की जांच करने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके अदर सदस्य की, 2 सदस्यों की मैं बात करता हूं, तो एक के.एम. पन्नीकर और दूसरे एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू थे। इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की सितंबर 1955 में, और एकदम ब्रॉडली एक्सेप्ट किया लैंग्वेज को और बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को। इन्होंने कहा दिया कि चलो ठीक है सर, भाषा के आधार पर आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दीजिए, लेकिन एक चीज याद रखना, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट मत करना। मतलब एक भाषा और एक राज्य की बात इन्होंने स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट चलते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ वो जो अभी बता रहा था, 1 स्टेट 1 लैंग्वेज, या 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज एंड 1 स्टेट की बात इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इनका कहना था कि चलो ठीक है, आप भाषा के आधार पर बना रहे हैं, अच्छी बात है, बना दीजिए, लेकिन यह ध्यान रखना कि सर जो आप काम करने जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक साबित होगा अगर आप 1 लैंग्वेज और 1 स्टेट के नाम पर स्टेट को क्या करने लगेंगे, बनाने करेंगे, है ना। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके
दिया। जैसे इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया था, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि भारत सरकार को क्या बनाना है, 16 राज्य बनाने थे, है ना, 16 राज्य बनाने थे और क्या करना था, 3 यूनियन टेरिटरीज बनाने थे। लेकिन भारत सरकार ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसमें कह दिया कि हम आज से 14 राज्य बनाएंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाएंगे। मतलब यहाँ पर जो दो लोग थे, यहाँ पर कौन थे, बीबी पटेल और वल्लभ भाई पटेल और बीबी मेनन, है ना, बीबी मेमन। बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है, बीबी पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और आयरन मैन सरदार पटेल को, है ना, लोहा पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। अब आगे की बात करते हैं। लेकिन मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, स्टेट ने कहा, मतलब जो आयोग था उस आयोग ने कहा कि सर आपको बनाने है ना, तो आपको क्या काम करना है, आपको बनाना है 16 स्टेट प्लस उसके साथ साथ 3 यूनियन टेरिटरीज, 3 यूनियन टेरिटरीज। मतलब यहां पर 2 राज्य थे जिनको सरकार ने नहीं माना, एक था विदर्भ और दूसरा था हैदराबाद। दूसरा कौन था, हैदराबाद। इनको सरकार ने नहीं माना, 14 राज्यों को ही माना था। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अधिनियम, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1960 में। यहां पर क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ गुजरात फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे के में क्या कि बॉम्बे से गुजरात को गठन कर दिया। फिर नेक्स्ट लाया गया केरला रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसमें क्या कर दिया, केरल को बना दिया गया। फिर कर्नाटका में लाया गया जिसमें मैसूर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, मतलब मैसूर राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया और कर्नाटक को नया राज्य का दर्जा मिल जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं, लेकिन सरकार ने इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया, पहले कर्नाटक था तो कर्नाटका कर दिया, है ना। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962, नागालैंड एज ए सेपरेटेड स्टेट फ्रॉम असम इन 1963, नागालैंड राज्य अधिनियम लाते हैं और असम से अलग राज्य के रूप में नागालैंड 1963 में बन जाता है। फिर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाते हैं और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में क्या हो गया, यहाँ पर हरियाणा का गठन कर देते हैं पंजाब से अलग काटकर। फिर ला जाते हैं न्यू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970, यहाँ पर क्या है, नया राज्य हिमाचल प्रदेश यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, अधिनियमित कर दिया जाता है 1970 में। फिर इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन की, तो नॉर्थ ईस्ट और रीऑर्गेनाइजेशन लाया जाता है 1971 में और यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है मणिपुर का, त्रिपुरा का, मेघालय का, मिजोरम का एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, है ना, यहाँ पर ये सब किए जाते हैं। फिर स्टेट न्यू स्टेट ऑफ सिक्किम एक्ट लाया जाता है 1975 में और सिक्किम स्टेट वाज फॉर्म इन 36th अमेंडमेंट एक्ट, है ना, सिक्किम राज्य का क्या कर देगा, गठन कर दिया जाता है और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। मतलब भारत में सिक्किम को एक कंप्लीट स्टेट का स्टेटस यहाँ मिल जाता है। इससे पहले जो स्टेटस दिया गया था वो एक को स्टेट का या कह सकते हैं एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दिया गया था। वहां पर अमेंडमेंट कौन सा था, वो 35 अमेंडमेंट था और ये 36 अमेंडमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। फिर बात करते हैं हम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य को यहाँ पर गठन किया जाता है। स्टेट ऑफ गोवा एक्ट 1978, गोवा राज्य अधिनियम लाया जाता है और मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ का गठन कर दिया जाता है मध्य प्रदेश से अलग करके। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि सर ये एक्ट लाए कब गए थे, ये एक्ट लाए कब गए थे, मतलब कौन सा ईयर था और कौन से राज्य का वहां पर फॉर्मेशन हुआ है। फैक्ट है, कुछ नहीं है, इसको कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, एज इट इज आपको एग्जाम में मिल जाता है। फिर आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फिर लाया गया उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में, ईयर कौन सा था, 2000 में, और यहां पर झारखंड का गठन होता है। सॉरी, झारखंड इन्होंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको सही करता हूं मैं एक बार। झारखंड नहीं है, यहाँ पर उत्तराखंड है।
यहाँ पर क्या है एस्पायरेंट उत्तराखंड है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर उत्तराखंड है। फिर बात करते हैं, करेक्ट करना है, टाइपिंग मिस्टेक, सिली मिस्टेक है ना, उत्तराखंड की बजाय झारखंड लिख दिया है। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 2000 में, और यहाँ बिहार से काटकर झारखंड राज्य बना दिया जाता है। फिर लाया जाता है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में, और यहाँ पर तेलंगाना का नए राज्य के रूप में गठन कर दिया जाता है ना। तो यही थे आज की जो हमने चीजें को पढ़ा था, यही थे, है ना। तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।